सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो हमारा पाठ है लहसा की ओर। लहसा की ओर जो पाठ है उसमें जो हमारे लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी, उन्होंने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का एक महत्वपूर्ण अंश प्रस्तुत किया है। सन 1929 से 30 में लेखक नेपाल के रास्ते तिब्बत गया था। यानी जो हमारे राहुल सांकृत्यायन जी जो इस पाठ के लेखक हैं, वे 1929 से 1930 के बीच में नेपाल के रास्ते होकर तिब्बत गए थे। उस समय चीन और भारत में सीमा विवाद चल रहा था, जिसके चलते भारतीयों का तिब्बत जाना वर्जित था अर्थात उनका तिब्बत जाना मना था। उन्हें तिब्बत जाने की आज्ञा नहीं थी। लेखक को वहाँ पहुँचने के लिए भिखारी बनने का नाटक करना पड़ा। लेखक को वहाँ जाना था, तिब्बत जाना था, वहाँ की जानकारी प्राप्त करनी थी, वहाँ के विषय में जानना था। तो लेखक ने क्या किया, वहाँ जाने के लिए एक भिखारी का वेश धारण किया। इस यात्रा वृतांत में उन्होंने तिब्बती समाज के बारे में जानकारी तो दी ही, साथ ही उन्होंने राजधानी लहसा की ओर जाने वाले खतरनाक रास्तों का बखान बहुत ही रोमांचकारी ढंग से किया। यानी उन्होंने तिब्बत के विषय में तो बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जुटाई, लेकिन जो तिब्बत की राजधानी है लहसा, वहाँ पहुँचने के लिए उन्होंने जो खतरनाक रास्तों को पार किया, उन्हें उस रास्ते में क्या क्या परेशानियाँ, क्या क्या कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, उन सब का वर्णन भी उन्होंने अपने लेख में किया है। आप जो इस पाठ में पढ़ेंगे वो मुख्य तौर पर वहाँ के रास्तों का वर्णन सुनेंगे। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। जिस रास्ते से लेखक लहसा की ओर जा रहा था, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था, अर्थात जो वर्तमान में फरी कलिंगपोंग का रास्ता है वो उस समय नहीं खुला था, तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं। अर्थात ये जिस रास्ते से लेखक तिब्बत जा रहा था, वही रास्ता उस समय तिब्बत जाने का मुख्य मार्ग था। नेपाल से भी या हिंदुस्तान से भी जो भी चीज़ें तिब्बत जाती थी वो उसी रास्ते से जाती थी। तो वह रास्ता केवल व्यापारिक ही नहीं था, व्यापार के लिए ही प्रयोग नहीं किया जाता था, बल्कि वह सैनिक रास्ता था, यानी सेना के लिए भी वही रास्ता था। उस रास्ते में जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे, अर्थात ऐसे स्थान जहां पर फौज रुकती थी, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। जो किले बने हुए थे उनमें किसी समय चीन की जो फौज थी, पलटन अर्थात फौज। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने दुर्ग अर्थात किला, तो उन जो किले बने हुए थे उसके कुछ हिस्सों में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, अर्थात उन दुर्ग के उन किलों के कुछ हिस्सों को वहां के किसानों ने अपने रहने का स्थान बना लिया है। वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। आबाद का अर्थ है जहां पर कुछ संख्या में वहां पर जनसंख्या दिखाई देती है। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। यहाँ पर शब्द आया है परित्यक्त। परित्यक्त यानी त्यागा हुआ अर्थात
जहाँ पर कभी पहले चीनी सेना रहा करती थी, लेकिन अब चीनी सेना के द्वारा वह किला त्याग दिया गया, यानी छोड़ दिया गया, अर्थात अब वहाँ पर चीनी सेना नहीं थी। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे, यानी जो किला था अब वहाँ पर किसी ने चाय की दुकान खोल ली होगी, तो वहाँ पर जो लेखक है वो चाय पीने के लिए रुका। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। लेखक ने यहाँ पर दोनों ही चीज़ें बताई हैं कि यदि तिब्बत में जो यात्री जाते हैं उनके लिए बहुत सी तकलीफ़ें हैं, बहुत कठिनाइयाँ भी हैं, लेकिन कुछ आराम की बातें भी हैं, कुछ अच्छी बातें भी हैं। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। यानी जिस तरह हमारे यहाँ जात पात छुआछूत इन सब चीज़ों को मानते हैं, लेकिन वहाँ पर इस तरह की कोई समस्या नहीं है और ना ही वहाँ की औरतें पर्दा करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। निम्न श्रेणी के जो भिखमंगे होते हैं उन्हें लोग अपने घरों के अंदर नहीं आने देते, लेकिन अगर आप अजनबी भी हैं, अगर आप वहाँ के लोगों के लिए अजनबी भी हैं, तो भी आप किसी के भी घर के अंदर जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों तब भी आप घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। चाय दे सकते हैं यानी चाय का सामान दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। अर्थात आप किसी के भी घर में जा सकते हैं, भले ही आप उनके लिए अपरिचित हों, बिना जान पहचान के हों, लेकिन आप वहाँ किसी के भी घर में जा कर के अपनी चाय का सामान दे दीजिए। उस घर की महिला, चाहे वह बहू हो चाहे सास हो, वह आपके लिए चाय बनाकर आपको दे देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोड़ी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन खोटी में रख के आपको दे देगी। जैसा मैंने बच्चों आपको बताया था राहुल सांकृत्यायन जी के जीवन परिचय के समय कि राहुल जी वहाँ के आंचलिक शब्दों का प्रयोग करते थे। जहाँ की भी रचना वो करते थे, जहाँ के विषय में वो लेख लिखते थे, कहानी लिखते थे, तो वहाँ के आंचलिक शब्दों का वो प्रयोग अवश्य करते थे। तो यहाँ पर भी उन्होंने कुछ ऐसे ही शब्दों का यहाँ पर वर्णन किया है। देखिए, चोघी, यहाँ पर चोघी लिखा हुआ है, इसे चोढ़ी भी बोला जाता है। और खोटी टोटीदार बर्तन, जिसे हम केतली कह सकते हैं एक तरह से। तो टोटीदार बर्तन चाय के लिए वही होता है, केतली। और वह चाय चोघी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन यानी खोटी में रख के आपको दे देगी। ये वहाँ के कैसे शब्द हैं? आंचलिक शब्द, ठीक है, जो सिर्फ वहीं पर प्रयोग किए जाते हैं, तिब्बत में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो आप लेखक के कहने का तात्पर्य ये है कि आप वहाँ पर किसी के भी घर चले जाइए, वहाँ की महिला आपको चाय बना करके दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोघी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। अर्थात आपको यदि डर है कि कहीं ऐसा न हो कि आपने जो सामान चाय बनाने के लिए उस घर की महिलाओं को दिया है, तो आपको पता नहीं सारे सामान का प्रयोग होगा या नहीं होगा, आपको अच्छी चाय मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आप स्वयं भी जाकर के उनकी रसोई में जाकर के खुद अपने हाथ से सारा मक्खन मथ करके अपनी अच्छी चाय तैयार कर सकते हैं।
यानी अगर आप उस घर की महिलाओं को सामान देकर अपना कोई भी कुछ भी तैयार कराना चाहते हैं, चाहे भोजन हो चाहे चाय हो, तो वह महिला भी आपको बनाकर दे देगी। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप स्वयं भी जाकर अपना भोजन, अपनी चाय वहाँ पर तैयार कर सकते हैं।